गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव पौसवाल आप लोगों के लिए फिर से अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर द लर्निंग अड्डा में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग जो है आज करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन जो 16 तारीख के, कौन सी तारीख के? 16/10 को। 16/10 मतलब आज के दिन अगर हम करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत अच्छी पोजीशन पर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। मेरे द्वारा एक सीरीज पढ़ाई जा रही है, रोज़ 10 क्वेश्चन पढ़ाते हैं। 10 में मैं बता रहा हूँ आपको 60 से 70 फैक्ट बता देते हैं हम। ठीक है, आज एक नई मोटिवेशनल थीम है और उस मोटिवेशनल थीम से पहले मॉर्निंग टी विद मी। आप मेरे साथ कॉफ़ी चाय कुछ भी ले सकते हैं, लिक्विड पीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले ही आती है सपने, तकलीफ, पल और जिंदगी। चार चीजों में पूरा इंसान बटा हुआ है दोस्तों। चारों चीजों को ही खोजता रहता है। सबसे पहले सपने। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। सपने एक ऐसी चीज है जो आने के बाद नींद नहीं आती है कि भाई मैं अगर मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, पीसीएस बनना है या आईएएस बनना है या मुझे कोई और अच्छी नौकरी पानी है रेलवे में, बैंक में, तो आपने सपने देखें तो आपको नींद नहीं आनी थी। और जो वाकई में नींद में सपने देख रहा है तो उसके पूरे होंगे नहीं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप सपने ऐसे देखे जाएं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तकलीफ, तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। मतलब आपको रोज डराएगी, रोज समझाएगी कि बोले आज ये करना है, आज ये करना है। अगर आज आज की उसकी बात को मानते रहे, अपनी अपनी अंतरात्मा की बात को मानते रहे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि साहब मैं इसको नहीं मानूंगा या मैं इसको जो है नहीं करूंगा, तो फिर उसके बाद आपको अकेलापन ही खाएगा। ठीक है, पल, खूबसूरत सा वो पल, पर क्या करें वो कल था। ठीक है, लेकिन उसको नेक्स्ट फ्यूचर में, भविष्य में आपको बनाना है। और ज़िंदगी, स्कूल तो बचपन में जाते थे, बस ज़िंदगी ही सिखाती है। तो आने वाले समय में तो आपको जो है ना अनुभव ही सिखाएगा। जितना अनुभव आपको होता चला जाएगा उतना ही आप जो है मैच्योर होते चले जाएंगे। ठीक है, बात चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे। ये मोटिवेशनल थीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां वित्त आयोग, 16 फाइनेंस कमीशन, 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 2025, 31 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक कर दिया गया। मतलब एक महीना बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया, क्या काम है, कौन है, किसकी अध्यक्षता में है? तो पहले तो हम बात करते हैं इसकी अध्यक्षता में कौन कौन, इसके क्या होता है। देखिए, अध्यक्ष अरविंद, इस समय के 16वें के अरविंद पनगड़िया। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखें कौन से के 16वें वित्त आयोग के। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ, टोटल 5 सदस्य होता है। क्या होता है क्या नहीं होता मैं अभी बात करेंगे। आर्टिकल 280 में जिक्र है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं। तो एक अध्यक्ष तो होगा अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, एक तो ये होगा। ठीक, दूसरे नंबर पर आ गए एनी जॉर्ज। ठीक है, मैथ्यू। तीसरे नंबर पर आ गए मनोज पंडा। चौथे नंबर पर हैं साहब सौम्या कांति घोष। पांचवें नंबर पर है, पांचवें नंबर पर टी रविशंकर। असल में जो फाइनेंस कमीशन है ना, इसको 2026 याद रखेंगे। 16वें वित्त आयोग को ये क्वेश्चन आएगा, छपा हुआ है समझ लो। आयोग को कब तक की सिफारिश देनी है, कब तक सिफारिश देनी है, कब तक सिफारिश देनी है दोस्तों, कब तक सिफारिश देनी है? तो 2026 से 2031 के बीच की। मतलब अभी बताएंगे कितना आपको भविष्य में कार्य करना है। अब कार्य क्या होते हैं इसके, कार्य क्या होते हैं, क्यों गठन होता है, क्या चीजें हैं, कौन से वित्त आयोग हैं? चलिए पहले तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और बता दें। यहाँ पर कलर चेंज कर लें, थोड़ा सा मजा आएगा पढ़ने में। जैसे इसको नहीं कर रहे हम, हरा वाला का अपना दोस्त ये रहा। देखो सारे याद मत करना, पहले याद कर लो पहले कौन है। पहला 1951 में बना था और उनके हैं केसी नियोगी।
अध्यक्ष। ठीक, फिर 13वां याद कर लो, ज़्यादा दूर मत जाओ। 13वां भी छोड़ो, 14वां, 15वां, 16वां, 3 बहुत है। 14वां आ सकता है लगाने के लिए, इसलिए 15वां और 16वां जो वर्तमान में चल रहा है। 14वां थे वाई.वी. रेड्डी, आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, नोट पर साइन भी इनके देख लेना। एन.के. सिंह। 16 में कौन है, अपने आप मैंने बता दिया, अरविंद पनगर। ये तो बात हो गई इसकी। आओ चलो एआई में गोता लगाने चल रहे हैं, कौन कौन चलेगा मेरे साथ? सभी चलेंगे? बोलो हाँ, ठीक है, हम आगे एआई में गोता लगाने। तो गोता लगाने लायक तो छोड़ा नहीं हमने इसे। चलिए कहीं ना कहीं को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें बताना, चलिए कोशिश करते हैं, ठीक है। यहीं पर कोशिश करेंगे एआई में गोता लगाने की। इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं। एआई में गोता जरूर लगाएंगे, ऐसा नहीं है, नहीं, कोई भी तकलीफ हमें रोक नहीं। से इसको कलर चेंज, इसको ये इतनी जगह में आई मेरे को। कहाँ जिक्र है इसका? आर्टिकल 280। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कितने सदस्य होगा? 5 सदस्य में 1 अध्यक्ष, 4 अन्य। बात आ रही समझ में? टोटल कितने होंगे? 5 होंगे, 5 सदस्य। कार्य, वर्किंग लिख लो। कार्य क्या होंगे? देखो कार्य 3 बताऊंगा। केंद्र मतलब केंद्र सरकार तथा राज्य के बीच, दोनों देखो इन्हीं के बीच में होंगी 3 चीजें। नंबर 1 टैक्स का बंटवारा, नंबर 2 है साहब राजस्व, रेवेन्यू का बंटवारा, और नंबर 3 है किसी राज्य को दिया जाने वाला अनुदान। एक कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 26 से 31 तक है। लेकिन कार्यकाल भले ही है, रिपोर्ट देगा 26 से 31 की, लेकिन रिपोर्ट तो पहले ही देगा कितना बंटना है भाई, कितना टैक्स कलेक्ट होना है, कितना बंटना है, कितना किसी को जाना है। जैसे ही इनकी रिपोर्ट आएगी 30 नवंबर को, मैं आपकी रिपोर्ट में दो चार इंपॉर्टेंट बातें जरूर बताऊंगा जो आती हैं हमेशा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ये भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP का 6.4 से बढ़ाकर 6.6 कर दिया गया। इसमें हम कुछ चीज़ें आप लोगों को पहले बता देते हैं। GDP क्या होती है? GDP क्या है? GDP देखो शॉर्टकट में समझ लो दोस्तों, 2 लाइनों में समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, पूरे वर्ष के भीतर, तो सबको पता है पूरा वित्तीय वर्ष क्या होता है। पूरे वर्ष के भीतर अंतिम उत्पादित वस्तु, ऐसी नहीं जो मैन्युफैक्चरिंग में पड़ी हैं, जो कंप्लीट हो चुकी हैं, प्लस सेवा, दोनों को मिला के GDP बनती है। बस इतनी सी बात समझनी है। GDP में ग्रोथ कैसे होती है? मान लीजिए इस समय हमारी GDP 100 रुपये है, तो 100 रुपये का अगर अगले साल 106 रुपये बढ़ जाए तो 6% की ग्रोथ हो गई। ये तो आप लोग परसेंटेज निकालने चाहते हैं ना, 6% की ग्रोथ हो गई है, 6/100 गुणा 100 करके, तो 6% की ग्रोथ हो गई। इसी तरीके से असल में क्या हुआ था, हुआ ये कि ट्रम्प बाबा पागल हुए, ट्रम्प बाबा हमारे पागल हो गए। जानते ही होगा कौन है ट्रम्प बाबा, ये पागल हुए। पागल होते ही इन्होंने क्या कहा, भारत पर टैरिफ लगाया। क्यों टैरिफ लगाया? बोले भाई हम हमारा माल सस्ता, और दुनियादारी की बातें करके इन्होंने भारत की ऐसी करने की कोशिश की और भारत को डेड इकॉनमी तक बता दिया। अब डेड इकॉनमी बना गए, पता नहीं किस भाव में बता गए, या फिर वो भारत पाकिस्तान वाले ऑपरेशन सिंदूर के मैटर से नाराज थे, जो भी था हमें इससे नहीं पता। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं इतना बड़ा देश हूँ, मैं पावरफुल हूँ, जिसकी 30 ट्रिलियन इकॉनमी है,
तो वो ये सोच रहे थे कि मैं इनको बर्बाद कर दूंगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। तो आईएमएफ जो इनके हैं वॉशिंगटन डीसी में है एक संस्था, उसने जो है क्या कहते हैं ये बताया है कि भारत की ग्रोथ रेट तो भैया बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे उसका टैरिफ वैरिफ का। तो ठीक है, अब एआई की गहराई में गोता लगाने चल रहे, मेरे साथ चलेंगे सब लोग एआई की गहराई में, घूम कर आते हैं कहाँ कहाँ है एआई। तो क्वेश्चन किसको ब्लैक कर लें पहले तो, और दूसरी चीज़ क्वेश्चन पे शुरू करें। क्वेश्चन क्या करते हैं हमारे दोस्तों, आईएमएफ है क्या? ऐसा था 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में जो पैसों की दिक्कत शुरू हो रही थी सभी देशों में, तो उस समय में ट्विन सिस्टर बनाई गई। ट्विन सिस्टर में पहली सिस्टर तो आईएमएफ और दूसरी सिस्टर थी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में भी आईबीआरडी, क्योंकि हमें आज आईएमएफ के बारे में बात करनी, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फंड। याद रख लीजिए, इसका नाम मौद्रिक नीति है। अगर मॉनेटरी फंड है तो ये मॉनेटरी का काम करेगी, लोन देने का काम नहीं करेगी, लेकिन पैसा जरूर देती है जब 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 कंडीशन खराब हो जाती है। किस कंडीशन में पैसा देती है इसके बारे में हम बात करेंगे फिर बाद में। तो इसमें इस समय 1945 में तो इसकी स्थापना है। और साहब एक चीज़ और याद रखेंगे, 1945 में स्थापना हो गई और इसका हेडक्वार्टर अपना है दोस्तों कहाँ पर, वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। पोटोमैक नदी के किनारे है। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया एआई में ले जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। पोटोमैक नदी के किनारे, बहुत ज्ञान मिलेगा, बहुत ज्ञान मिलेगा, बस ज्ञान को समेटते चलेगा। 1945 में स्थापना, वॉशिंगटन डीसी हो गई, पोटोमैक नदी के किनारे हो गए, ये बातें हो गई। अब आगे चले हम। अब आगे जब हम चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब इसका वर्किंग क्या है, कितने देश हैं इसमें, 190 देश जुड़ गए हैं, सदस्य हो गए। वर्किंग क्या है, मेन तो वर्किंग है, ठीक है। फिर उसके बाद और बातें करेंगे। एक यहाँ पे वर्किंग लिखवाते हैं, चलो हाँ चलो वर्किंग लिखवाएं, फिर एक चीज़ और पढ़ानी, ठीक है। पहले यहाँ वर्किंग लिखवा दें। वर्किंग क्या होती है, देखो सबसे पहले है विनिमय दर को बढ़ाएं, विनिमय दर को बनाए रखना, विनिमय, ये इंपॉर्टेंट है। विनिमय दर क्या होता है, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब समझ रहे हो कि आपका डॉलर और रुपए के बीच में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, इसको बनाए रखने का कार्य इसका होता है। इससे अर्थव्यवस्था की व्यवस्था बिगड़े नहीं। नंबर 2 क्या होता है, नंबर 2 होता है वही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, मतलब किसी पे पैसा कम हो गया तो उसको देना, वो बनाना। व्यापार को सुगम बनाना। ठीक, बाकी अगर किसी को दिक्कत होती है तो ये हमेशा तैयार खड़ी रहती है। अब आते हैं हम इसमें एक चीज़ और, वो थोड़ी सी एआई में और चले। एक आती है साहब SDR, ये इनकी एक करेंसी है। करेंसी क्या है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है साहब, प्रतिभूति। प्रतिभूति का मतलब होता है गारंटी, नहीं प्रतिभूति होती है वो तो, लेकिन ये सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का मतलब होता है ये नोट नहीं है, लेकिन नोट जैसा कागज है, इसको पेपर गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेपर गोल्ड कहते हैं। और सुन लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट, मतलब ये अधिकार मिल जाते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से पेपर है, एक पर्चा है, आईएमएफ की दी गई सिक्योरिटी है जो कभी खराब नहीं हो सकती। जैसे भाई जैसे हमारा नोट है, नोट के बारे में भी ये तो एक पेपर ही तो मिला है, उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, रुपए नहीं देता हूँ। तो वो कोई ऐसी हार्ड वैसी चीज़ नहीं है कि गोल्ड है उसको बेच लोगे, लेकिन अगर सरकार ने जैसे नोटबंदी की थी, नोट बेकार हो गए, ऐसी पेपर गोल्ड है। पेपर गोल्ड का मतलब यहाँ पर सरकार आईएमएफ द्वारा दी गई प्रतिभूति सिक्योरिटी है। और इस सिक्योरिटी में कितनी होती हैं, तो इसमें एक करेंसी होती है जिसका नाम है, मैं आप लोगों को यहाँ लिखवा देता हूँ, वो
इसमें इसका नाम है बास्केट। क्या है? बास्केट। बास्केट कौन सी? SDR बास्केट। SDR बास्केट याद रखेंगे। किस किस पर ये कन्वर्टेबल है, मतलब किस किस में ले सकते हैं हम इस पैसे को। तो सबसे पहले तो युआन। युआन किसकी है? चीन की। येन जापान। 2 हो गई। 1 हो गई पाउंड। 3 हो गई। 4 में तो अब तो जानती होगे डॉलर। डॉलर से बढ़िया क्या है भाई? डॉलर। डॉलर 5 भी। और कौन सी है? और यूरो। यूरो यूरोपियन वाली। तो ये 5 है। तो कितनी है बास्केट करेंसी में? 5। देखो मैंने आप लोगों को IMF पूरा का पूरा समझा दिया है एक ही पेज पे। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या थी? क्या थी क्या मतलब? अभी आई है, कल ही आई है, ये 85 में रैंक हो गई है। भाई देखो भारत की रैंक गिरी है। कितनी गिरी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले जो जनवरी में थी, जनवरी में जब ये आई थी हेनले पासपोर्ट, तब हमारी रैंक 80 थी। 80 के बाद हमारी 85 हो गई। इसका मतलब हमारी गिरी है। अब हम कुल 57 देशों में, 57 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं। ये क्यों निकाली जाती है रैंक? ये नहीं यूँ निकाली जाती हैं कि आपकी कितनी अच्छी गुडविल है, कि आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। अब जैसे सीरिया का कोई आदमी चला गया तो उसको तो उसी नज़रों से देखेंगे ना, और अफगानिस्तान का चला गया तो उसी नज़रों से देखेंगे। तो भारत की गुडविल 57 देशों में अच्छी है, और लेकिन फिर भी हम 85 रैंक पर हैं। हमें इस रैंक को सुधारना था, लेकिन हमने थोड़ी सी गिरा ली है। अब हम आगे इसको रैंक को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़रूर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी, और AI की गहराई में चलें यहाँ की तरफ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसके बारे में बात करें तो ये जो है क्या कहते हैं, इसके नंबर 1 पर इस समय सिंगापुर है। सिंगापुर सबसे ज़्यादा देशों में जा सकता है। दूसरे नंबर पर पहुंच गया दक्षिण कोरिया, और नंबर 3 पर है जापान। अच्छे देश माने जाते हैं। अमेरिका टॉप 10 से बाहर हुआ है। ये चाहे किसी की नीति समझ लीजिए, टॉप 10 से बाहर हो गया, बाहर हो गया। अच्छा पीछे चलते हैं हम। कितना बताया था मैंने? नहीं, 59 कर लेना इसको, याद आ गया मुझे तो मैं भूल गया। 59, 59 देशों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारी भारत की स्थिति में गिरावट आई है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये आई है 11वीं एशियाई एक्वेटिक एक्वेटिक एक्विटिस। ये वाली याद रखेंगे, पानी वाली है ये, पानी वाली। एथलेटिक नहीं है, एक्वेटिक है। का शुभंकर क्या था? तो जलवीर था। कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में हुई, अहमदाबाद में। और कहाँ हुई थी? वीर सावरकर। वीर सावरकर क्या कहेंगे इसको, स्टेडियम में हुई है। ठीक है, और इसका समापन हो गया है, समापन हो गया है। और समापन हो गया, ये चली थी 11 अक्टूबर तक। कितनी चली थी? 11 अक्टूबर तक। 28 सितंबर से, 28 सितंबर से, मैंने एक बार जिक्र भी किया था इसका आप लोग करंट में। 11 अक्टूबर तक चली थी। मैंने कहा था जब कुछ होगा तो इसमें सारी बात बता देंगे। अब सारी बातों पर आ जाओ। सबसे नंबर 1 देश आया चीन। चीन ने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़े हैं। रिकॉर्ड क्या तोड़े हैं साहब? चीन ने टोटल 54 पदक जीते हैं। 54 पदक में से 38 गोल्ड है, अब समझ लीजिए। ठीक है, 10 सिल्वर है, सिल्वर है, और 4 कांस्य। ठीक, दूसरे नंबर पर फिर कजाकिस्तान आ गया, और तीसरे नंबर पर है जापान। अब इधर आ जाओ, कौन कौन से थे? एक तो इसमें थी वाटर पोलो, पानी वाला था ना मामला। कमेंट सेक्शन में बताएंगे वाटर पोलो और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, दोनों में अलग अलग होते हैं, बताएंगे मुझे जरूर। गोताखोरी, ये सारे के सारे इसमें थे। ठीक है, तैराकी थी, पानी से संबंधित थे। भारत ने 13 पदक जीते हैं, गोल्ड एक भी नहीं मिला। ठीक,
इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ पर कर ली। अब आगे चलते हैं। पंकज धीर का निधन हो गया। वो किस आयु के थे? 2025 में 68 वर्ष की आयु में कल ही निधन हुआ है इनका। और ये हमारे कर्ण थे। कर्ण याद करेंगे, महाभारत के कर्ण। इनका निधन हो गया। आजकल के क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई हाल में किस अभिनेता का निधन हुआ। तो ये अभिनेता है, इनका नाम है पंकज धीर। ठीक है, सारी बात समझ में। डॉक्टर कलाम जी की जयंती को विशेष दिवस के रूप में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ सकता है, किस दिवस में? तो शिक्षक दिवस नहीं है, युवा दिवस नहीं है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर याद करेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। युवा दिवस 12 जनवरी किसकी याद में? किसकी याद में करते हैं 12 जनवरी? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। 12 जनवरी में स्वामी विवेकानंद की याद में। ये वाला इसका उत्तर है। तो याद रखेंगे, ये नया क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तो इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। हमारे बहुत मान्य रहे हैं कि जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल कलाम इनका नाम था। और ये बहुत इन्होंने उपलब्धि हासिल की हैं। उन उपलब्धियों में से थोड़ी उपलब्धि हम गिना पाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी। 1931 में जन्म हुआ है। कहाँ हुआ? रामेश्वरम, तमिलनाडु। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो मिसाइल मैन। क्यों? क्योंकि अग्नि सीरीज बनाने का श्रेय इन पे है, अग्नि श्रृंखला बनाई। ठीक। नंबर 3 है पोखरण सेकंड, परमाणु परीक्षण में भूमिका। नंबर 3 है सम्मान कौन कौन से मिले हैं? सम्मान नंबर 1 पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, या आप लोगों को पता है। 2 किताबें लिख लीजिए, विंग्स ऑफ फायर, नंबर दूसरी किताब नंबर 1, नंबर 2 है इनकी अपनी आत्मकथा इग्नाइटेड माइंड। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जितने भी नगर पालिकाओं को अपशिष्ट मिल गया है, अब उससे कह रहे हैं हम इनसे सड़कें बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सड़कें बनाएंगे। कब तक बनाएंगे? 2027 तक। इससे कई फायदे होंगे। एक तो अपशिष्ट खत्म हो जाएगा, दूसरा जो है क्या कहते हैं प्रदूषण बचेगा, और काम भी हो जाएगा। जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? जल जीवन मिशन 2019 में आया था। अब ये कहोगे साहब आज क्यों लेकर आए करंट में? इसलिए लेकर आए, इनका लक्ष्य तो ये है सभी ग्रामीण जलों को नल से कनेक्शन प्रदान करना, ये तो लक्ष्य है। लेकिन इस समय 80% घरों तक जल पहुंच गया। बात समझ लीजिए, 80% जल पहुंच गया, तो हम बिल्कुल नज़दीक ही हैं। 20% और बचा हम पे काम। 20% आपने गांव में टंकी, शहरों में टंकियां, सोलर पैनल से चलती हुई टंकियां देखी होंगी, वो इसी जल जीवन मिशन के तहत है। इसका पहले टारगेट ये था, ये अचीव कर चुके हैं हम, ये हम अचीव कर चुके हैं। 55 लीटर प्रति व्यक्ति को 2024 तक कराना था, ये हम अचीव कर चुके हैं। अब हमारा जो है क्या कहते हैं आगे का टारगेट है कि 20% और बढ़ाना, हमें 100% ये कराना है। तो सभी ग्रामीण परिवार को नल से जल कनेक्शन देना ही देना है, उनके घर टंकी लगनी ही लगनी है, समझ लीजिए आप। ठीक है, अब नया क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ताओं का प्रमुख सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? ये कुछ नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति का मतलब होता है शांति दूत करके सेना जाती है अन्य अन्य देशों में जहाँ झगड़े चल रहे होते हैं। तो उसकी पहली बार उसकी जो है क्या कहते हैं यूएनओ का करा रहा, समिट करा रहा, और वो मिली है दिल्ली को मेजबानी, मतलब भारत को मेजबानी मिली है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। और आर्टिकल 51 भी कहता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखेंगे, भारतीय का संविधान का शांति को बनाए रखेंगे। ठीक है, क्लियर बात समझे? आगे चलते हैं।
भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय। असल में भारत सेमीकंडक्टर में बहुत ऊपर जाने वाला है, चिप निर्माण से लेके सब सिलिकॉन वगैरह खोल लिए हैं उसने अपने यहाँ पर, बहुत सारी लिथियम आयन बैटरी और ये सब खोल चुके हैं। तो उसी लिए एक इनोवेशन का मतलब होता है नई चीज़ें बनाना। तो नवाचार संग्रहालय खोला है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खोला गया है, ये हैदराबाद में खोला गया है और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी। इसको मेरे कहने से आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएगा आपको कि पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है, यहाँ पर खोला गया। थैंक यू। हमारे 10 क्वेश्चन सीरीज़ पूरी हुई, हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।